नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज से महाराष्ट्र का विंटर सेशन शुरू हो गया है। आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन में सत्र में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। कि काला धन लाने का कि नहीं लाने का? लाने का। तो लाने का तो कहां रखने का? यूं ही रखने का। अध्यक्ष महोदय, बरोबर नहीं है, हे बरोबर नहीं अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र मानसून अधिवेशन के पहले ही दिन खूब हंगामा हुआ। विधायक भास्कर जाधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल उतारी। उसके बाद क्या था? भाजपा के तमाम विधायक भड़क उठे। भाई अब उनका भड़कना भी तो लाजमी था। जो बीच विधानसभा में कोई पार्टी के मुखिया की नकल उतारेगा, पार्टी के मुखिया का मजाक बनाएगा, फिर तो भाजपा चुप थोड़ी बैठेगी। भास्कर जाधव के इस बात का महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में जाधव की टिप्पणियों और इशारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के दूसरे विधायकों ने भी फडणवीस का साथ दिया और कहा कि जाधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। पंतप्रधानांचा अंगविक्षेप करून या ठिकाणी बोलता, नंतर म्हणता मी अंगविक्षेप वापस घेतला। असा अंगविक्षेप वापस घेता येत नाही, त्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे। एवढाच विषय अध्यक्ष महोदय, तेवढाच विषय। भाजपा विधायक खड़े हो गए और जाधव से माफी की मांग की। उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने कहा कि वह इस बात की जांच करेंगे कि क्या जाधव ने कोई असंसदीय टिप्पणी की और उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। हालांकि जाधव ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन भाजपा किसी की क्या सुनेगी। भाजपा ने शिवसेना को झुकाकर ही माना। भास्कर जाधव को भरे सभा में माफी मांगनी ही पड़ी। तर मी या ठिकाणी पंतप्रधानांबद्दल काही बोलल्यानंतर जर सभागृहाच्या भावना जर दुखावल्या असतील तर केवळ दिलगिरी नाही, मी असंसदीय शब्द वापरलेला नाही। जे पंतप्रधान पूर्वी बोलले होते तोच मी पुन्हा उल्लेख केला, तरी देखील मी सभागृहाची बिनशर्त माफी मागतो। आज तो महाराष्ट्र मानसून अधिवेशन का पहला ही दिन था और भाजपा ने शिवसेना को झुका दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख तक चलने वाले सत्र में और क्या क्या धमाका होता है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार अब काफी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि ओमिक्रॉन के मद्देनजर पाबंदियों को सख्त किया जाए। नाइट कर्फ्यू और तमाम पाबंदियां लगाने की सलाह दी गई है। ओमिक्रॉन फिर लगाएगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन ने फिर बढ़ाई महाराष्ट्र की चिंता। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को किया अलर्ट। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते रूप ने तबाही की शुरुआत कर दी है। एक बार फिर ओमिक्रॉन का संक्रमण डराने लगा है। जहां महाराष्ट्र सरकार लगातार पाबंदियां लगाने से बच रही है ताकि एक बार फिर लोगों को लॉकडाउन की मार न झेलनी पड़े, तो वहीं एक बार फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सचेत किया है। लॉकडाउन के खतरे की घंटी एक बार फिर बजा दी है। देश और दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मांग कर चल रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन के मामले पीक पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल हालत ये है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और नए वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन के साथ क्या मॉल, शादी, पार्टियां पर ताला लगने वाला है? इसकी आशंकाएं ओमिक्रॉन के मामले के साथ ही बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में वॉर रूम सक्रिय करने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त एवं त्वरित रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टेस्ट और निगरानी बढ़ाने के अलावा नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं को रोकने, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम करने, ऑफिसों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दी है। वैक्सीन पर जोर डालने को कहा गया है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकारें इस पर कितना अमल करती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट।
आज सुबह से लगातार ये चर्चा तेज में थी कि शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बयान आया है कि ओमिक्रॉन के मद्देनजर स्कूल को बंद करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन हालांकि वर्षा गायकवाड़ ने बाद में स्पष्ट किया कि अब तक स्कूल को बंद करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र में फिर बंद हो सकते हैं स्कूल। बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले बढ़ा रहे हैं चिंता। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बयान। मुंबई में पूरे 1.5 साल बाद स्कूलों को 15 दिसंबर से शुरू किया गया है। ऐसे में स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही एक महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में दोबारा से स्कूलों को बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इसी रफ्तार से ओमिक्रॉन के मामले राज्य में बढ़ते रहे तो हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तकरीबन 1.5 साल के बाद महाराष्ट्र में स्कूलों को छात्रों के लिए खोला गया था। तमाम एहतियाती के साथ स्टूडेंट स्कूलों में पहुंचना शुरू हुए थे। अब फिर से स्कूलों पर ताला बंद होने की नौबत आ चुकी है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से लगातार नई और कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही है ताकि राज्य में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने ना पाए। 1.5 साल बाद बीते 15 दिसंबर से ही पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन आज मॉनसून अधिवेशन का पहला ही दिन था और इस दौरान महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बयान आया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के चलते एक बार फिर से राज्य भर में स्कूलों पर ताला लगाया जा सकता है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं ताकि हॉल या खुले मैदान में ज्यादा भीड़ जमा ना हो। बीएमसी कमिश्नर IS चाल द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार मुंबई में कहीं भी 200 लोगों की भीड़ एकत्र होने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर से लिखित में परमिशन लेनी होगी। बच्चे काफी खुश थे। स्कूलों में बच्चे का जोरों शोरों से स्वागत किया गया था, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते एक बार फिर से स्कूलों पर ताला लग सकता है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट। न्यू ईयर की गाइडलाइंस में बीएमसी द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं ताकि न्यू ईयर की पार्टीज के समय मुंबई में ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। मुंबई में नए साल की पूर्व संध्या पार्टियों और समारोह का बड़ी संख्या में आयोजन होने की संभावना है। हालांकि नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने संशोधित नियमों की घोषणा की है क्योंकि अभी भी ओमिक्रॉन वायरस का जोखिम है। नए नियमों के अनुसार यदि हॉल या खुली जगहों में 200 से अधिक व्यक्ति मौजूद है तो स्थानीय मामलों के सहायक आयुक्त की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक अतिथि के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए बीएमसी ने नियमों में संशोधन किया है। इसके अनुसार स्थानीय सहायक आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से 200 से अधिक व्यक्तियों को होटल, विवाह समारोह, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों, पार्टियों में शामिल होने की अनुमति होगी। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने चलो बेस्ट ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि अब लोगों को घंटों बस स्टॉप पर इंतजार नहीं करना होगा। वो ऐप के माध्यम से आप अपने बस को ट्रैक कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ऐप और स्मार्ट कार्ड की शुरुआत कर बेस्ट ने अनोखी पहल की है। अब यात्रियों को ऐप के जरिए बेस्ट बस की वास्तविक स्थिति मालूम पड़ेगी। इससे यात्री अपने घर से समय पर बेस्ट बस को पकड़ने के लिए पहुंचेंगे। मंगलवार को राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने बेस्ट चलो ऐप और बेस्ट चलो बस कार्ड लॉन्च किया। ऐप और कार्ड को लेकर बेस्ट वाहतुक उत्साहित है। शहर भर में इसका प्रचार और प्रसार जोरदार तरीके से किया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक ये ऐप यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक है। ऐप की मदद से लोग ऑनलाइन टिकट और पास बुक कर सकते हैं। ऐप यात्रियों को बस के समय, लाइव लोकेशन और भीड़ संकेत तक को ट्रैक करने में भी मददगार साबित होगा। यात्रियों को अब बस स्टॉप पर लंबे समय तक बस के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इस ऐप के जरिए यात्री गंतव्य पर जाने वाली बस के बारे में पता लगा सकेंगे। बस घर से कितनी दूर पर है और कितने समय में वह नजदीकी बस स्टॉप पर पहुंचेगी, इसे ट्रैक किया जा सकता है।
आदित्य ने बेस्ट ऐप के उद्घाटन के समय बेस्ट की सेवाओं को 6 साल में पर्यावरण के अनुकूल बनाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि 2023 तक बेस्ट की 50% बसें इलेक्ट्रिक से चलने वाली हो जाएंगी, जबकि 2027 तक सभी बसें इलेक्ट्रिक होगी। राज्य सरकार अब डबल डेकर बसों को बढ़ाने और हाइड्रोजन ईंधन बसों को सेवा में शामिल करने की योजना बना रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले लगभग 1.5 महीने से अपने स्वास्थ्य से परेशान हैं। उनकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी की गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब तक अपना कार्यभार नहीं संभाल पाए हैं। ऐसे में लगातार एक सवाल कि आखिर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कार्यभार कौन संभालेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है बीमार। 45 दिन से नहीं दिखे सीएम उद्धव ठाकरे। भाजपा का शिवसेना पर तीखा हमला। क्या बदल जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीमारी की वजह से अगर उद्धव ठाकरे सीएम पद छोड़ते हैं तो फिर वे पत्नी रश्मि या बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उनके इस बयान पर उद्धव ठाकरे के पुत्र और मंत्री आदित्य ठाकरे ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बता दें कि चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि खराब सेहत की वजह से मुख्यमंत्री 45 दिनों से भी ज्यादा वक्त से सीएम पद से गायब है। ऐसे में उन्हें अपने पद का चार्ज किसी और को सौंपना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे को खराब सेहत की वजह से अपना चार्ज किसी और को दे देना चाहिए। इसको लेकर उन्हें जिद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन बिना मुख्यमंत्री के नहीं चल सकता है, हर काम के लिए सीएम चाहिए। ऐसे में किसी और को ये चार्ज दे देना चाहिए। पाटिल ने कहा कि सबसे अच्छा चॉइस वही है कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर एनसीपी पर विश्वास नहीं है तो आदित्य ठाकरे को सीएम का चार्ज सौंपे, ऐसा हमें लगता है। इधर चंद्रकांत पाटिल के बयान पर एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि चंद्रकांत पाटिल को अपने हद में रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आखिर वो कैसे तय कर सकते हैं कि सीएम कौन बनेगा या कौन नहीं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग है। कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि क्या वाकई महाराष्ट्र का सीएम बदल जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट। एक तरफ तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना विधायक विनायक राउत से मुख्यमंत्री की तबीयत के बारे में पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हालचाल लिया है, जो फिलहाल स्पाइन की सर्जरी से उभर रहे हैं। शिवसेना नेता विनायक राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि 61 वर्षीय ठाकरे की सेहत में सुधार हो रहा है और वो महाराष्ट्र विधानसभा में चल रहे सत्र में शामिल भी होंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्र में कहीं नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सदन के नेताओं की परंपरागत बैठक के दौरान शिवसेना सांसदों से उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मांगी। इस बैठक में लोकसभा स्पीकर के कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद थे। मंगलवार को ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने सत्र की पूर्व संध्या पर विधायकों के लिए चाय पार्टी में भी भाग लिया था। मुख्यमंत्री हाल ही में विधान भवन गए थे, जो सर्जरी के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे अपने आधिकारिक आवास वर्षा से काम कर रहे हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनका जो सफर है वो और भी ज्यादा आरामदायक हो जाए। तो ये सड़क का काम अब लगभग 75% तक पूरा हो चुका है और अप्रैल 2022 तक ये सड़क शुरू भी हो जाएगी। मुंबई से नागपुर के बीच बन रहा देश का सबसे हाईटेक हाईवे 75% तक बन चुका है। महाराष्ट्र के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाला ये हाईवे 701 किलोमीटर लंबा होगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम अप्रैल 2022 तक हाईवे के पहले फेज पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर देगा। हाईवे खोलने से पहले एमएसआरडीसी ने टोल वसूली के लिए ठेकेदार की तलाश आरंभ कर दी है। एमएसआरडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 701 किमी लंबे
मार्ग पर कुल 26 टोल नाके होंगे। ये टोल नाके हाईवे पर बने 25 इंटरचेंज के करीब होंगे। टोल संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 21 दिसंबर 2021 से 3 मार्च 2022 तक इच्छुक आवेदक टेंडर के लिए दस्तावेज इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है। प्रोजेक्ट टेंडर की जानकारी के लिए 5 जनवरी को प्री बिड मीटिंग आयोजित की गई है। आवेदक 3 मार्च दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकता है। टोल वसूली के लिए ठेकेदार मिलते ही हाईवे से शुरू होने का मुहूर्त निकाला जाएगा। सरकार ने महामार्ग को 3 चरणों में खोलने की योजना तैयार की है। अप्रैल 2022 तक पहला फेज और वर्ष के अंत तक पूरा मार्ग खोला जाएगा। पहले चरण के तहत 520 किलोमीटर लंबे हाईवे को खोला जाएगा। 520 किलोमीटर का ये मार्ग नागपुर से शिरडी तक का होगा। दूसरे चरण में 623 किलोमीटर हाईवे को खोला जाएगा। ये नागपुर से इगतपुरी तक होगा। अंत में पूरे 701 किलोमीटर लंबे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में आज 2 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जी हां, एक बार फिर से मुंबई में कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसने बीएमसी की चिंता भी बढ़ा दी है। मुंबई में आज कोरोना के मामले में एक बार फिर से भारी इजाफा देखा गया है। मुंबई में आज कोरोना के 500 से करीब मामले दर्ज हुए हैं। 490 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस दौरान रिकवरी रेट में भी कमी देखी गई है। 229 मरीजों ने ही महज कोरोना को मात दी है। लेकिन राहत की बात एक ये है कि आज मुंबई में कोरोना के चलते एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। 45,014 लोगों की टेस्टिंग की गई। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो दिन ब दिन एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुंबई में इस वक्त 2,419 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 97% है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 14 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आज से महाराष्ट्र के मॉनसून अधिवेशन की शुरुआत हुई है और सत्र की शुरुआती से पहले सभी का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से 10 लोग संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू हुआ है। हालांकि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले किए गए आरटीपीसीआर परीक्षणों में 8 पुलिसकर्मी सहित 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जाता है कि कोरोना से प्रभावित 10 में से 2 लोग विधान भवन के कर्मचारी हैं। राज्य विधायक का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले 3000 से अधिक लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके नमूने भेजे गए हैं या नहीं। इससे पहले मंगलवार को राज्य में 825 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। 11 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। कोरोना के 14 रोगियों की मृत्यु हुई थी। राज्य में मंगलवार को 14 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज की गई थी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।